रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जवाड़ी बाईपास से चार धाम यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर बनी करीब 900 मीटर लंबी सुरंग का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ यात्रा मुख्य मार्ग तक विभिन्न तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल मौजूद रहे। सरकार का फोकस इस बार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर जिला प्रेस क्लब के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित ज्ञानदीप सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण होने के साथ जन जन की आवाज है और ये लोकतंत्र को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विशेष रूप से जिला स्तर की पत्रकारिता की भूमिका को सराहा, जो दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं और उपलब्धियों को शासन तक पहुंचाती है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और विधायक आशा नौटियाल भी उपस्थित रहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां पर लोक भवन परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास किया। इस परियोजना को सुशासन और बेहतर सेवा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन भवनों के निर्माण से एक ही परिसर में विभिन्न विभागों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे प्रशासनिक समन्वय मजबूत होगा और आम नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक अवसंरचना के जरिए जन सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाए, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा का लाभ मिल सके। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सुशासन और सेवा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अस्पताल व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हुए हैं। दून मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद उन्होंने निर्देश दिए कि बेहद आवश्यकता होने पर ही बाहर की दवाइयां लिखी जाएं और गरीब मरीजों का भुगतान आयुष्मान योजना से किया जाए। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए उन्हें पेमेंट बेसिस पर रखने पर विचार किया जा रहा है और अस्पताल में एमआरआई मशीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत जारी है। कोई दवाइयाँ बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर से लिखी जाएंगी और वो भी अगर आदमी गरीब है, अगर आयुष्मान में वो खबर होता है तो आयुष्मान के माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको भी हम अस्पताल में उनको पेमेंट बेसिस पे उनको इंगेज करें अस्पताल में, और जब कोई उनकी आवश्यकता पड़े तो उसका प्रावधान करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार शासन स्तर पर कि ये। और इसके साथ साथ एमआरआई की मशीन की यहाँ पे चर्चा भी थी कि हमारा ही हम पे 1T ऑलरेडी अवेलेबल है, 1.5T भारत सरकार भी एक और 1.5T देना चाह रही है। तो हम लोगों का मानना है कि भारत सरकार से बात करके जो आवश्यकता यहाँ पे 3T की है, 3T एमआरआई मशीन यहाँ पर हम लगवाएं और उसके लिए चाहे राज्य सरकार को टॉपअप करना पड़े तो जो भी नियम। उत्तराखंड से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की
सौगात दी और देहरादून में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड की जनता को प्रधानमंत्री से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मुख्य रूप से विपक्ष पर ही टिप्पणी की और राज्य के विकास को लेकर कोई नई बड़ी घोषणा नहीं की। जबकि गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को देहरादून पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। देखिए, कहने के लिए जब होगा तब तो कहेंगे। कहने के लिए है क्या? 4 साल और मैं कहूँगी 9 साल से उनकी खुद की सरकार है यहाँ पर, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री मंच से अपनी सरकार की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, उनके बातों की बजाय आप विपक्ष को कोसने का कार्य कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पीढ़ियां दर पीढ़ियां उत्तराखंड में सड़कें नहीं थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कितनी बार आ चुके हैं देहरादून, उत्तराखंड? क्या आप हवा के रास्ते आए हैं? आप 2 बार से सत्ता में कंटिन्यूसली प्रदेश में हैं। आप चुनाव प्रचार करने जब आपके मंत्री विधायक गए तो क्या पहाड़ चढ़ के गए? तो जिसकी सरकार है उस सरकार का मुखिया मंच पे खड़े होकर विपक्ष को कोस रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपके पास विकास के का नाम पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो नील बटे सन्नाटा है। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बात करके चले गए। महिलाओं की भागीदारी की तो बात कर दी आपने, लेकिन अंकिता भंडारी मुद्दे पर चलिए बढ़ते आगे। बात अगली खबर की। विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान देहरादून पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर कुछ युवकों द्वारा खतरनाक स्टंट और रैश ड्राइविंग की गई, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर सहसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुड़दंग मचाने वालों की 5 लग्जरी गाड़ियां सीज कर दी और चालकों पर भारी जुर्माना भी लगाया। देहरादून में नारी शक्ति वंदन संशोधित बिल के संसद में पेश होने पर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निर्णय केवल राजनीतिक नहीं बल्कि महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है, जिससे लोकतांत्रिक यात्रा में नया मोड़ आएगा और महिलाओं की निर्णायक भूमिका बढ़ेगी। प्रस्तावित विस्तार के तहत लोकसभा में महिलाओं की लगभग 280 से 283 सीटों तक भागीदारी से संसद की कार्यशैली और संवेदनशीलता में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना जताई गई है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस परियोजना को कमीशन खोरी से जुड़ा बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इसकी लागत लगातार बढ़ाई जा रही है, जबकि काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का जिक्र किया, लेकिन सैन्य धाम का उल्लेख नहीं किया, जिसमें संदेह और गहरा गया है। तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य जारी है और इसके पूरा होने के बाद ही उद्घाटन होगा। उन्होंने कांग्रेस पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के देहरादून में लंबे समय से सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है। बार बार इसके उद्घाटन की, लोकार्पण की टारगेट डेट आगे खिसकाई जाती है और बार बार इसका बजट फुलाया जाता है। शुरुआत में इसकी लागत क्या थी और आज की तारीख में लागत क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क निकलेगा, इसलिए क्योंकि उसमें कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। बार बार ये सैन्य धाम जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में रहता है। बीते रोज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, लेकिन सैन्य धाम का जिक्र न वो कर रहे हैं और ना गणेश जोशी बता रहे हैं कि आखिर सालों साल बीत जाने के बाद भी शहीदों को और सैनिकों को क्यों इंतजार कराया जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां परिवहन विभाग द्वारा नारी शक्ति रोड सेफ्टी संकल्प को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा
मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के साथ परिवहन विभाग में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा करना रहा। इस दौरान महिला परिवहन अधिकारियों ने विभाग में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर उत्साह जताया और अपने संघर्षों के अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से योगदान दे रही हैं और रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता बढ़ा रही हैं। इस अवसर पर मंत्री प्रदीप बत्रा ने महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त होकर आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता रही है। देवभूमि उत्तराखंड में परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, ये आज हमारा जो कार्यक्रम था इस पर बेस्ड था। इस पर हमारे परिवहन विभाग की जो जितनी भी हमारी महिला अधिकारी और कार्मिक हैं, भले ही वो कार्यालय या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है या फिर एनफोर्समेंट वर्क में है, वो इसमें सम्मिलित थी। इसके साथ ही परिवहन निगम की जो परिवहन परिचालक हैं, महिला परिचालक हैं, अभी बसों में जा रही हैं, उनको हमने और वहाँ के अधिकारियों को हमने बुलाया था। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो परिवहन क्षेत्र है, जैसे उसमें ड्राइविंग स्कूल है, पोल्यूशन सेंटर्स है या डीलरशिप है, तो ये तरह का जो काम है वो पुरुषों के द्वारा ज़्यादातर किया ही जा रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर भी अपना परचम लहराए हुए हैं। ये पूरे ओवरऑल देहरादून में एक मैं ही हूँ जो ड्राइविंग स्कूल, एक महिला जो है लेडी जो है वो ड्राइविंग स्कूल को जो कंडक्ट कर रही है वो मैं ही हूँ यहाँ पर। तो इसी वजह से ARTO मैम जो है अनीता चोगला मैम ने उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस पे। चारधाम यात्रा को लेकर और महिलाओं की भूमिका चारधाम यात्रा में क्या रहने वाली, जितने हमारे RTOs हैं या ARTOs हैं, कार्मिक महिलाएं जो लगातार अपनी ड्यूटी कर रही हैं और वो आज देहरादून में बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना समय की जरूरत है, क्योंकि वे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को स्थान देने का ये महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे सभी दलों को मिलकर समर्थन देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि महिला नेता आगे आकर इस पहल का स्वागत करें और अपनी पार्टियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। दीप्ति रावत ने कहा, ये किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा है, जिसे सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके, मुझे लगता है कि यही आग्रह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और यही आग्रह हम भी करते हैं कि सभी पार्टी को, क्योंकि महिला इस प्रदेश की नहीं, इस देश की, हर गांव की, हर घर की आधी आबादी है और एक प्रमुख हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे उसको प्रतिनिधित्व करती है। तो आज उसको जब एक मौका देने की बारी है कि वो हमारी विधानसभाओं में आएगी, वो पार्लियामेंट में आएगी, तो ऐसा जो विषय है वो सभी पार्टियों को मिलकर इस बिल का समर्थन, इसके जो अमेंडमेंट है उनका समर्थन करना चाहिए। उसका आग्रह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और ऐसा ही अपेक्षा हम अपने मुख्य विपक्षी दल से। जनपद चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के मऊ क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गुलदार ने छात्रा ज्योति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत बचाव टीम तुरंत ही सक्रिय हो गई और घायल छात्रा को उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तत्काल ही उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार छात्रा की स्थिति अब खतरे से बाहर है और उसे आगे के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय चंपावत के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं अस्पताल पहुंचे और छात्रा का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके साथ ही वन विभाग को क्षेत्र में पिंजरा लगाने, गश्त बढ़ाने और ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। एक अप्रिय घटना हुई एक बच्ची के साथ। बच्ची जो है जंगल में ज्ञात हुआ है खेल, वहाँ पे खेल रही थी। इसके क्रम में इनको तत्काल रूप से फौरी सहायता देते हुए अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनका जो प्रारंभिक इलाज है वो करा रहे हैं।
इनको प्राथमिक चिकित्सा जो है वो यहाँ पर लोहाघाट में दी गई है कि एक अप्रिय घटना हुई है एक बच्ची के साथ। बच्ची जो है जंगल में एक ज्ञात हुआ है वहाँ पे खेल रही थी। इसके क्रम में इनको तत्काल रूप से फौरी सहायता देते हुए अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनका जो प्रारंभिक इलाज है वो करा रहे हैं। इनको प्राथमिक चिकित्सा जो है वो यहाँ चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन के तहत नागनाथ वार्ड में देवभूमि रजत जयंती पार्क का निर्माण तेजी से जारी है। 133.10 लाख की लागत से बन रहे इस लगभग 2600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पार्क का करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता की समीक्षा करते हुए इसे मई माह तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं पार्क में कुमाऊनी शैली का प्रवेश द्वार, 100 मीटर लंबा पाथवे, बच्चों के लिए प्ले जोन, बुजुर्गों के लिए योग और व्यायाम क्षेत्र, ओपन जिम, हरित क्षेत्र, फव्वारा, कलात्मक मूर्तियां, एलईडी लाइटिंग, पेयजल सुविधा और सोवेनियर शॉप जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे ये स्थान पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों को बढ़ावा देगा। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक रेस्टोरेंट द्वारा नाम बदलकर बिरयानी की दुकान संचालित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक युवक ने ऑनलाइन बिरयानी का ऑर्डर किया, जिसमें विक्रेता का नाम एक मुस्लिम युवक के नाम से प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचने पर दुकान किसी अन्य नाम से संचालित होती पाई गई। इस बात को लेकर स्थानीय युवाओं में आक्रोश फैल गया और मौके पर हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए युवक को हिरासत में लिया। एक मुस्लिम समाज के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा हिंदू नाम से बेचे जाने की जरूरत क्या थी? और स्वाभाविक रूप से सब जानते हैं कि खान पान की आस्था ये अलग अलग है। विशेष रूप से जो नॉन वेज है उसमें मुस्लिम समाज की जो खान पान की आस्था हलाल के साथ है, हिंदू समाज झटके के साथ है। जब ये आस्था का विषय है और उसमें इस प्रकार से हिंदू नाम से उस बिरयानी की दुकान, चिकन की दुकान का काम करना, जो शुद्ध रूप से राशिद नाम का इंडियन चिकन रेस्टोरेंट है वो चला रहा हो, तो ये आस्था से भी खिलवाड़ है, गैर कानूनी काम भी है और इसके कारण से कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। आप कल्पना करें अगर इसका उल्टा होता, कोई हिंदू समाज। देहरादून में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन बड़ी संख्या में अभिभावक जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और स्कूलों पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। तो वहीं आज कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह भी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और फीस निर्धारण को नियमों के तहत लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की जाएगी। प्रीतम सिंह ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो अभिभावक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर हस्तक्षेप कर नियंत्रण किया जाए। मैं आज जिलाधिकारी के कार्यालय गया था, जिलाधिकारी से मिलने गया था। उन्होंने 12 बजे का समय दिया था। मेरे पास देहरादून के कई अभिभावक आए। उन्होंने इस बात को कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है फीस की बेइंतहा जो है वृद्धि हो रही है, जिससे उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति की स्थिति ये तो नहीं है। देहरादून में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चामोला ने बताया, परिवहन मंत्री के निर्देश अनुसार विभाग में कार्यरत महिला अधिकारियों, कर्मचारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए एक विशेष इंटरेक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। ये 2 घंटे का कार्यक्रम सड़क सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा, महिला कार्मिक न केवल प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हैं, बल्कि प्रवर्तन क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दे रहे हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर महिलाओं की भागीदारी सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी साबित हो सकती है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें देहरादून सहित अन्य जिलों की महिलाएं अनुभव साझा करेंगी। माननीय परिवहन मंत्री जी की ओर से ये था कि परिवहन विभाग में महिलाओं की जो भी भूमिका है, चाहे वो हमारे परिवहन विभाग के महिला अधिकारी या कार्मिक हो,
साथ ही जो परिवहन सेक्टर से जुड़ी हुई अगर महिलाएं हैं, वो कुछ इस तरह का काम कर रही हैं, तो उनके लिए एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कि उनकी भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि चारधाम भी आगे आने वाला है। तो इसी को लेकर एक जागरूकता और एक कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं देहरादून में। सितारगंज में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने को लेकर कार्य बहिष्कार लगातार 15वें दिन भी जारी है। इस दौरान कांग्रेस नेता पूर्व विधायक नारायण पाल अपनी पत्नी कामिनी पाल के साथ कृषि अनाज मंडी स्थित धरना स्थल पहुंचे, आशा कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हुए सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि एक आशा कार्यकर्ता पूरे जीवन सरकारी कार्यों में लगी रहती है, लेकिन उसे मात्र 9,300 रुपये ही मानदेय मिलता है, जिसमें भी कटौती की जाती है और रिटायरमेंट पर कोई लाभ नहीं दिया जाता। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि घोषित बढ़ोतरी अब तक लागू नहीं की गई है, उनकी जमा राशि वापस नहीं मिलती है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मांगे नहीं मानी गई तो कार्य बहिष्कार जारी रखेंगी और आंदोलन को तेज किया जाएगा। और सर, हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, हमें बायोमेट्रिक से ना जोड़ा जाए और हमारी जो तनख्वाह है, वेतन है, वो बढ़ाया जाए। इतनी तनख्वाह में कुछ गुजारा नहीं होता सर। हम चाहते हैं कि हमें 24,000 मानदेय जो है वो दिया जाए। और बाकी है कि सरकार अपने आप को क्या समझती है, सरकार किसने कोई काम नहीं होंगे। अगर हमारी बहनों ने एक मत कर लिया तो कभी भी बीएलओ की ड्यूटी नहीं करेंगी, तो सरकार क्या कर लेगी, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। मैं तो यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हमारी मांगों को माना जाए। क्या इस सरकार को दिखता नहीं है? सरकार अंधी थोड़ी ना है, सब कुछ देखती है। जिनका मानदेय नहीं। सर, हम लोग 2 तारीख से यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल ताला बंद है हम लोगों का, बीएलओ का काम भी ठप है। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है मानदेय को लेके, जिस पर बार बार हमें सरकार आश्वासन दे देती, लेकिन हमारा जीओ पास नहीं होता है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ हम इन्होंने जो अनशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये करीब 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट का काम देखते हैं और 9,300 उनकी मानदेय है। तो बिल्कुल टिहरी जिले के डरसाल गांव में शादी समारोह के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग बीमार हो गए। सभी मरीजों को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। ग्राम प्रधान बुद्धि प्रसाद भट्ट के अनुसार 13 अप्रैल की रात मेहंदी समारोह में भोजन करने के बाद कुछ लोग उसी रात बीमार हो गए, जबकि अगले दिन सुबह तक कई अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हैरानी की बात यह है, कुछ ऐसे लोग भी बीमार हुए जिन्होंने भोजन नहीं किया, जिससे पीने के पानी में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अमित राय ने बताया, अब तक 35 वर्षीय मरीजों को भर्ती किया गया है और सभी का समुचित उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया, मरीजों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसमें होटल गणपति पैलेस में लड़की वाले वहाँ पे थे और लड़के वाले टी स्क्वायर में थे। 13 तारीख को मेहंदी थी, मेहंदी में लोगों ने खाना खाया। कुछ लोगों को तो रात को दिक्कत हुई, लोगों ने सोचा कि ऐसा ही हो गया होगा, लेकिन 14 तारीख सुबह को जब खाना खा के लोग अपने घर को जाने लगे, उस समय वो काफ़ी बीमार होने लग गया। शादी थी जहाँ बारात आई थी और वहाँ खाना खाने के बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए। कल भी करीब 15 लोग आए थे और आज 20 लोग आए थे। जो थोड़ा सा सीवियरली थे उनको हमने एडमिट किया और एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट किया। और सारे लोग